हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर 5 का पार्ट। इसके पहले मैंने पार्ट 1 पढ़ाया है इस चैप्टर का। अगर आपने वो नहीं देखा, वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिससे ये आगे का ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। पार्ट 1 में मैंने कोशिका के बारे में पढ़ाया था, और कोशिका का सबसे पहला जो पॉइंट है, जिसे हम प्लेज्मा झिल्ली कहते हैं, मैंने पार्ट 1 में पढ़ा दिया था। इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे कोशिका भित्ति। तो ये कोशिका जो भित्ति होती है केवल पादप कोशिकाओं में ही होती है। प्लेज्मा झिल्ली के अतिरिक्त एक कोशिका भित्ति भी होती है, और ये कहाँ होती है? पादप कोशिकाओं की भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। इसी के ऊपर एक आवरण होता है जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। सेलुलोज बहुत जटिल पदार्थ है। ये पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, और जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा जो पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित वो कोशिका झिल्ली कैसे सिकुड़ जाती है। इसे जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। और कभी कभी परासरण के द्वारा ही पानी कोशिका के अंदर चला जाता है तो कोशिका कैसी होती है? फूल जाती है, और जो कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती हैं। तो ये कोशिका भित्ति। अब अपन पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। तो केंद्रक क्या होता है, पहले इसको समझ लें। ये अपनी कोशिका है। कोशिका जिस अपनी सेल वॉल थी, और इसी के बीच में एक केंद्रक है। इसके बारे में, केंद्रक के चारों ओर एक दोहरी झिल्ली होती है इस तरीके से, जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और इसी झिल्ली में छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, जिससे जो पदार्थ का आकोश का द्रव है वो अंदर से बाहर जा सकता है। और केंद्रक में क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कोशिका विभाजन के समय छायाकार दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की सूचना होती है, जैसे माता पिता के गुण क्या उनके बच्चों में आ जाते हैं। किसके कारण? डीएनए के कारण। और डीएनए मुख्यतः जो किससे होते हैं? क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में होते हैं। और जो क्रोमेटिन जो पदार्थ होते हैं धागे की तरह संरचना होती है। ये अपना केंद्रक है, और जो क्रोमेटिन इसमें धागे की समान कैसी होती है? इसमें संरचना का एक जाल का पिंड होता है। जिस कोशिका विभाजित होने लगती है, क्रोमोसोम संगठित होने लगते हैं। अब केंद्रक के आधार पर जो कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो होती हैं ऐसे जीव जिनकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली होती ही नहीं है, जैसे केंद्रक है, और केंद्रक की जो बाहर की जो झिल्ली है ये होती ही नहीं है। किसमें नहीं होती? प्रोकैरियोटिक में। जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली होती है। यूकैरियोटिक में जो केंद्रक होता है बिल्कुल स्पष्ट होता है। तो ये पेपर में बहुत आता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है। फिर इसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अनधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते। तो ये अंतर बहुत आता है, आप इसे कर लेना। यहाँ अपन अंतर समझते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटी होती है, ये बड़ी होती है। इसका जो केंद्रीय क्षेत्र होता है कैसा होता है? स्पष्ट होता है, माने स्पष्ट नहीं होता। जबकि इसका स्पष्ट चारों ओर से केंद्रीय झिल्ली, मतलब इसमें केंद्रीय की जो झिल्ली होती है वो कैसी होती है? एब्सेंट होती ही नहीं है, ठीक है ना। इसमें प्रेजेंट रहती है। इसमें क्रोमोसोम्स एक होता है, इसमें क्रोमोसोम एक से अधिक होते हैं। इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट। इसमें कैसे होते हैं? उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, तो ये भी बच्चों पेपर में बहुत आता है, तो आप इसे कर लेना। इसके बाद अपन आते हैं कोशिका अंगक के बारे में। तो ये कोशिका अंगक क्या होते हैं? ये अपनी कोशिका है, ये अपना केंद्रक, इसको पढ़ लिया अपन ने। अब इसी के अंदर ये धर कोशिका अंगक होते हैं, जो अन्य उपापचयी क्रियाओं में अपनी सहायता करते हो। जो भी अंगक होते हैं झिल्ली युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? झिल्ली युक्त होते हो। ये मुख्यतः यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में से अलग रहते हो। इन्हें हम केवल किससे देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से इन्हें हम देख सकते हैं। कौन कौन से कोशिका अंगक होते हैं? एक अंतद्रव्यी जालिका, गोल्जी उपक्रम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। अब इनके बारे में अपन एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है अंतद्रव्यी जालिका। अंतद्रव्यी जो जालिका होती है झिल्ली युक्त नलिकाओं और सीट का बहुत बड़ा तंत्र होता है। ये लंबी नलिका गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती है। अंतद्रव्यी जालिका की रचना भी प्लेज्मा झिल्ली के समरूप समान ही होती है। और ये कितनी? दो प्रकार की होती है। पेपर में बहुत आता है कि अंतद्रव्यी जालिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, एक खुरदुरी और एक चिकनी।
खुरदरी को बोलते हैं RER और चिकनी को बोलते हैं SER। ठीक है, ये खुरदरी क्यों होती है, ये प्रश्न आता है कि अंतर्द्रव्य जालिका खुरदरी क्यों होती, क्यों होती है? उसमें राइबोसोम लगे रहते हैं, राइबोसोम पर प्रोटीन का निर्माण होता है और जो RER तैयार, जो प्रोटीन तैयार हो जाता है, जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका का प्रोटीन, तो वो कोशिका के अन्य भागों में भेज दिया जाता है। और जो SER मतलब चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका वसा तथा लिपिड के अणुओं को बनाने में सहायता करती हैं। कुछ प्रोटीन वसा कोश का झिल्ली को बनाने में सहायता करती है, इस प्रक्रिया को जीवात जनन कहते हैं। ये भी आता है पेपर में, जीवात जनन किसे कहते हैं? तो कुछ प्रोटीन और वसा कोश का झिल्ली को बनाने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। इसके बाद ये अपने जंतु कोशिका का चित्र है, पेपर में बहुत आता है। तो जो हम कोशिकांग के बारे में पढ़ रहे हैं वो इस कोश का अपनी प्लेज्मा झिल्ली है, कोश का भित्ति है, राइबोसोम, लाइसोसोम, तारक केंद्र, प्लेज्मा झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया खुरदरी वाली हैं, ये चिकनी वाली जो भी अपन पढ़ चुके। एक केंद्रक झिल्ली अपन ने पढ़ाई था, केंद्रक के बाहर एक और आवरण होता है वो केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्रक है। और ये कोश का द्रव, इसके अंदर जो द्रव्य भरा रहता है उसे अपन कोश का द्रव्य कहते हैं। तो ये पादप कोश का है, जंतु कोश का है। इसी प्रकार ये ऐसी अपन पादप कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पेपर में बहुत आता है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर बताइए और दोनों में अंतर क्या है। एक बस मेन दो अंतर हैं कि जैसे ये जो इसमें जो पादप कोश, जो जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका में जो रिक्तकाएँ होती हैं ये वो कैसी होती हैं? छोटी छोटी होती हैं, है ना, और उसमें बड़ी बड़ी होती है, अपन पढ़ेंगे उसमें। और इसमें कोशिका भित्ति नहीं है, जबकि उसमें है। किसमें? पादप कोशिका में। और दो अंतर अपन ने पढ़ी लिया। और जब पादप कोशिका का उसके बारे में, और एक हाँ हरित लवक, पादप कोशिका हरे रंग के होते हैं, तो उनमें क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है, और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। और जंतु कोशिका जैसे जंतु अंडे देते हैं तो इसका आकार कैसा होता है? अंडाकार होता है, और उसका आकार अंडाकार नहीं होता पादप कोशिका का। तो ये अंतर है, और चित्र भी पेपर में बहुत आते हैं, तो आप इसे अच्छी तरह से कर लेना। इसके बाद हम इसका कार्य पढ़ेंगे। तो जो अंतर्द्रव्य जालिका अपन ने पढ़ाई है, प्रोटीन का निर्माण करती है RER, और SER जो स्मूथ है वो वसा और लिपिड का निर्माण करती है। इसके साथ ही यकृत कोशिकाओं में SER विष दबाव को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर अपन बात करते हैं गोल्जी उपकरण। तो गोल्जी उपकरण पर इस चित्र में देखेंगे, गोल्जी उपकरण कहाँ है? ये अंतर्द्रव्य जालिका के समान ये हैं गोल्जी उपकरण। तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो गोल्जी उपकरण जो होते हैं ये चपटी पुटिकाओं का एक दूसरे के समांतर रहती है, इस तरीके से रहती हैं, एक दूसरे के समांतर रहती हैं, एक दूसरे में सजी रहती हैं, जिन्हें हम गोल्जी उपकरण कहते हैं। एक सबसे पहला काम तो ये है कि ये लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। अब ये पादप कोशिका है बच्चों, इसको भी देखो। तो पादप कोशिका सबसे पहले बताया था उसकी रिक्तकाएँ छोटी, इसकी रिक्तकाएँ कैसी हैं? बड़ी हैं ये, ठीक है। इसमें जो कोश का भित्ति पाई जाती है उसमें नहीं पाई जाती। इसका केंद्रक परिधि के पास, जबकि उसका केंद्र कैसा था? बीच में था। तो ये हरित लवक इसमें पाया जाता है, उसमें जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो ये अंतर आप कर लेना। ये भी पादप कोशिका, ये भी पेपर में बहुत आती है। इसके बाद अपन जो पढ़ रहे थे गोल्जी उपकरण के बारे में, तो गोल्जी उपकरण तो लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। साथ में गोल्जी उपकरण क्या करता है? ER ने जो प्रोटीन और वसा लिपिड बनाया तो उसको गोल्जी उपकरण क्या करती है? संचित करती है, रूपांतरण करती है और उसे बंद भी करती है। इसके बाद अपन बात करेंगे लाइसोसोम। तो लाइसोसोम पर पहले इसमें देख लें। तो जो लाइसोसोम होते हैं वो जे गोल गोल जो रचना दिख रही है अपन को, ये लाइसोसोम है। अब लाइसोसोम का क्या काम है ये अपन पढ़ते हैं। तो लाइसोसोम क्या करता है? ये झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, इसमें पाचक एंजाइम होते हैं। RER मतलब अंतर्द्रव्य जो एंजाइम बनाते हैं उनका ये पाचन करते हैं। साथ में लाइसोसोम क्या करता है? जो अपशिष्ट होते हैं और जो भारी पदार्थ अंदर आ जाते हैं कोशिका के अंदर, उसको पचाते भी हैं और साफ भी करते हैं। और कोशिका के अंदर आने वाले भारी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया, भोजन या प्राणी अंगक को लाइसोसोम क्या कर देता है? लाइसोसोम में वो चले जाते हैं, प्राणी अंग जो टूटे फूटे अंग है तो वो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। और लाइसोसोम में क्या होता है, क्यों टूट जाते हैं? बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल जाते हैं। इसलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती
थैली भी कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका क्षतिग्रस्त मृत हो जाती है तो लाइसोसोम कैसे होते हैं, फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिका को क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। मैंने जो लाइसोसोम की जो कोशिका क्षतिग्रस्त हो गई, मृत हो गई, तो वो लाइसोसोम फट जाएंगे और जो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम होंगे वो अपनी ही कोशिकाओं को खा लेते हैं, इसलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। अब अपन बात करेंगे गोल्जी उपकरण की। तो जो कैमिलो गोल्जी का जो जन्म 7 जुलाई 1843 को ब्रेसिका के समय कॉर्टेनो में हुआ था। इन्हीं ने गोल्जी उपकरण की खोज की थी और इनकी सारी खोज किस पे आधारित थी, तंत्र से संबंधित थी। 1872 में इन्होंने एविया टे ग्रेसो के दीर्घकालिक रोग के अस्पताल में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का पदभार ग्रहण किया। बस मेन बात जो है, इनकी जो खोज थी तंत्र पर थी। तो ये और इनका जन्म कब हुआ था ये अपन को पता इनके बारे में होना चाहिए। और इन्हें इसी के तंत्र पर ही इन्होंने संरचना पर कार्य किया था, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपनी कोशिका का बिजली घर है। तो एक प्रश्न यही आता है कि अपनी कोशिका का बिजली घर कौन सा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी दोहरी झिल्ली का बना होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके का होता है और ये दोहरी झिल्ली का बना होता है और इसकी जो भीतरी झिल्ली होती बहुत अधिक बलित होती, इस तरीके से होती है ना, बलित होती। और इस एक जो बले होते एटीपी बनाने में अपना महत्वपूर्ण कार्य करते। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये भी बहुत आता है। एटीपी क्या होती है, कोशिका की ऊर्जा होती है, तो ये इसी से अपन को कोशिका को ऊर्जा मिलती है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए तथा राइबोसोम होता है, इसका खुद का होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाता है। जब राइबोसोम है इसका तो प्रोटीन भी स्वयं बनेगा इसका। इसके बाद अपन बात करेंगे प्लेस्टेट मतलब लवक। तो प्लेस्टेट भी केवल पादप कोशिकाओं में होते हैं। पहली बात, जैसे अपन ने कोशिका भित्ति पढ़ी थी, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में होती, उसी प्रकार जो प्लेस्टेट भी केवल पादप कोशिकाओं में होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट रंगहीन होते हैं, मतलब सफ़ेद रंग के होते हैं, तो और ल्यूकोप्लास्ट श्वेत और रंगहीन होते हैं। और क्रोमोप्लास्ट जो होता है तीसरा जो होता है उसमें क्लोरोफिल वर्णक होता है, इसे अपन क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो जो क्रोमोप्लास्ट जो होता है, जो रंगीन प्लेस्टेट होता है, वो तने में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट जो सफ़ेद है तो ये जड़ में पाया जाता है, नीचे माने पौधे के नीचे वाले भाग में पाया जाता है। और क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल होता है, जिससे कारण पत्तियाँ कैसी होती हैं, अपनी हरे रंग की होती हैं। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है प्राथमिक रूप से अंगक है, जैसे स्टार्च, तेल, प्रोटीन जैसे पदार्थ इसमें संचित रहते। तो ये मेन पॉइंट है, तो ये इसको आप कर लेना। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लेस्टेट में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर अपन इसके बाद पढ़ेंगे और जो रसधानी के बारे में। अगला पॉइंट है अपना रसधानियाँ, जिसे अपन वैक्यूल्स बोलते हैं। तो जो जंतु कोशिका में जो होती रसधानियाँ छोटी होती, मैंने जब चित्र समझाया था उसमें बताया था, उसकी जो रसधानियाँ होती जंतु कोशिका में छोटी होती है, जबकि पादप कोशिका में इतनी बड़ी होती है, बड़ी रसधानी होती है। और कुछ पौधों की कोशिका में तो रसधानी की माप 50 से 90% तक होती है। पादप कोशिकाओं की जो रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है। और इसी प्रकार जो रसधानियों में कुछ अमीबा क्या करते हैं, अमीबा में जो खाद्य रसधानी होती है उसमें खाद्य पदार्थ कैसा होता है, इकट्ठा होता है। और जो कुछ एकोष्कीय जीवों में भी विशिष्ट रसधानियाँ के अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी इनकी रसधानियों की क्या होती, विशेष भूमिका होती है। तो ये अपन ने पढ़ा रसधानी के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे विभाजन के बारे में, कोशिका विभाजन के बारे में। तो कोशिका विभाजन मतलब एक से अधिक जो कोशिकाएं बनती हैं उसे अपन कोशिका विभाजन कहते हैं। जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं और प्राणी और मृत क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन होता है और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। तो नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। नई कोशिका बनती है उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, एक सूत्री विभाजन होता है और एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो सूत्री विभाजन क्या होता है, तो कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं। कोशिका विभाजन की वह अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि के लिए विभाजित होती है, उसे हम कहते हैं सूत्री विभाजन। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका कितनी भी कोशिका उसे मात्र कोशिका कहते हैं। और प्रत्येक कोशिका से जो दो कोशिका संतति कोशिका बनती है और जो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है मात्र कोशिका के कैसे होती है, बिल्कुल समान होती है।
जैसे 1 से 2 बने तो 4 इसमें 4 तो मात्र कोशिका के समान इसमें गुणसूत्र होते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। एक होता है अर्धसूत्री विभाजन जो अपन ने पढ़ा था, ये जंतुओं और पौधों में प्रजनन अंगों और ऊतकों की विशेष कोशिका विभाजित होकर क्या युग्मक बनाती हैं। निषेचन से बच्चा संतति का निर्माण होता है और यह एक अलग प्रकार का विभाजन है जिसे अर्धसूत्रण कहते हैं। दो विभाजन, जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो उसमें 2 की जगह 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। और इसमें जो नई कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है ना, मेन पॉइंट यही है। तो इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है मात्र कोशिका से आधी होती है और समसूत्री में कैसी होती है, समान होती है। ये इन दोनों का मेन अंतर है, इसमें आधी रहती है। चित्र है तो बच्चों ये चित्र भी बहुत आता है। देखो, एक मात्र कोशिका, फिर 2 बनी, 2 से फिर 4, तो आधी हो गई कि नहीं हुई, इसमें 4 इसमें 2, तो आधी हो जाती हैं। इस प्रकार बच्चों ये चैप्टर पूरा हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई भी शब्द या कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया उसे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं सभी को समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। लाइक करें, शेयर करें, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।